तो चलिए अब इस लेसन का अगला पार्ट पढ़ते हैं, जहां हम गैसेस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मीन फ्री पाथ को अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स में 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं। सो टी टेम्परेचर पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी या एवरेज एनर्जी वुड बी 3/2 kBT फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। तो 1 मोल के लिए हो जाएगा Na इंटू 3/2 kBT, और क्योंकि Kb इंटू Na इक्वल टू R होता है, तो आई कैन राइट 1 मोल के लिए इंटरनल एनर्जी हो जाता है 3/2 RT। सो फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल इज 3/2 RT। अब फर्स्ट लॉ के हिसाब से डेल क्यू है डेल यू प्लस डब्ल्यू, जहां पे डेल क्यू म्यू सी डेल्टा टी है। Del Q stands for the heat transfer to or by the system. Delta T is change in temperature. C specific heat है और mu number of moles in the system है। तो इस इक्वेशन को चेंज करके हम लिख सकते हैं as mu into C into delta T is delta U plus W। अगर हीट ट्रांसफर कांस्टेंट वॉल्यूम में होता है तो मैं कह सकता हूं that mu CV delta T is del U plus W, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो C है वो CV के बराबर होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन 0 होता है, ये हमने पढ़ा है, which basically means at constant volume change in internal energy is mu CV delta T। अब मोनो एटॉमिक गैस के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, होता है 3/2 R डेल्टा टी। U अगर 3/2 RT है तो डेल्टा U हो जाएगा 3/2 R डेल्टा टी। तो इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके मैं कह सकता हूं that mu CV delta T is 3/2 R डेल्टा टी। अब मोलर स्पेसिफिक हीट के डेफिनेशन में हम म्यू इक्वल टू 1 लेते हैं और डेल्टा टी इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, और इसीलिए कांस्टेंट वॉल्यूम वाली स्पेसिफिक हीट फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस इज 3/2 R। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू होता है, ये तो हम जानते ही हैं। अब कांस्टेंट प्रेशर पे अगर मुझे हीट ट्रांसफर करना है, डेल क्यू हो जाएगा म्यू सीपी डेल्टा टी। अब डेल्टा यू तो हमेशा म्यू सीवी डेल्टा टी होता है, और वर्क होता है पी डेल्टा वी, जो आइडियल गैस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं म्यू आर डेल्टा टी। इन तीनों को सब्सटीट्यूट करें तो म्यू सीपी डेल्टा टी इज म्यू सीवी डेल्टा टी प्लस म्यू आर डेल्टा टी। इससे मैं कह सकता हूं कि सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर, क्योंकि म्यू डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, हेंस सीपी माइनस सीवी इक्वल्स आर। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आर के बराबर होता है, एंड आर इज द गैस कांस्टेंट। और मोनोएटॉमिक गैस के लिए हम जानते हैं Cv इक्वल टू 3/2 R, तो हेंस Cp माइनस 3/2 R R के बराबर है। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए Cp हो जाता है 5/2 R। हेंस इन कंक्लूजन मोनोएटॉमिक गैस के लिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर 5/2 R है और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम 3/2 R के बराबर होता है। नाउ देयर इज अ कांस्टेंट जो हम बार बार डिफाइन करते हैं, विच इज कॉल्ड गैमा। गैमा होता है रेशियो ऑफ Cp एंड Cv। अभी अभी हमने देखा मोनोएटॉमिक गैस के लिए Cp 5/2 R है और Cv 3/2 R है, तो मैं कह सकता हूं गैमा विच इज Cp by Cv is 5/2 R divided by 3/2 R। Hence, for a monoatomic gas, gamma is equal to 5/3, which is 1.67। अब डायएटॉमिक गैसेस के लिए यही एनालिसिस करते हैं। अब डायएटॉमिक गैसेस में दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मॉलिक्यूल रिजिड रोटेटर है, जिस केस में उसके 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल। अब इस केस में लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से मैं ये कह सकता हूं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ डायएटॉमिक गैस 5/2 kBT होगी, क्योंकि 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ kBT एनर्जी आता है, तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 5/2 kB इंटू टी विल बी द इंटरनल एनर्जी। और क्योंकि kB इज R by Na, तो U हो जाता है 5/2 RT फॉर 1 मोल ऑफ अ डायटोमिक गैस। अब एट कांस्टेंट वॉल्यूम U है म्यू सीवी टी, तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं 1 और 2 इक्वेशंस को, डायटोमिक गैस के लिए म्यू सीवी टी हो जाता है 5/2 RT, और डेफिनेशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट से म्यू इक्वल टू 1 हो जाता है और टी इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, हेंस Cv इक्वल टू 5/2 R। सो डायटोमिक गैस में Cv 5/2 R होता है,
और क्योंकि Cp माइनस Cv R होता है, Cp बन जाता है 5/2R plus R which is 7/2R. So for a diatomic gas, Cp 7/2R है और Cv 5/2R है. डायटोमिक गैस के लिए Cp और Cv का रेशियो क्या होगा? प्रिटी सिंपल टू कैलकुलेट. Cp और Cv अभी अभी हमने निकाला, तो गैमा is Cp by Cv which is 7/2R by 5/2R which is nothing but 7/5 or 1.4. So for a diatomic gas, गैमा की वैल्यू 1.4 है. दूसरा केस है डायटोमिक गैस में कि मॉलिक्यूल रिजिड रोटेटर नहीं है. इस केस में मॉलिक्यूल के दो एडिशनल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे. तो उस केस में जो इंटरनल एनर्जी है उसमें ओरिजिनल एनर्जी तो आएगा ही, दो और डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से और थोड़ी एनर्जी आ जाएगी. देन वी कैन बेसिकली से दैट द इंटरनल एनर्जी इज 5/2 R by NA T plus R by NA into T which is 2 into 1/2 R by NA into T. फॉर 1 मोल इसको Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिल जाता है इस केस में इंटरनल एनर्जी 7/2 RT. तो R यहाँ पे गैस कांस्टेंट है. तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमने देखा था U इक्वल टू म्यू CVT. इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो तो म्यू CVT 7/2 RT के बराबर है. तो म्यू इक्वल टू 1, T इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस डाल दो मोलर स्पेसिफिक हीट के डेफिनेशन के हिसाब से, तो वी कैन से दैट CV इक्वल्स 7/2 R. तो Cp माइनस Cv क्योंकि R है, मैं कह सकता हूं कि Cp की वैल्यू 9/2 R है और रेशियो ऑफ Cp by Cv इस केस में हो जाएगा 9/2 डिवाइडेड बाय 7/2 which is nothing but 9/7. सो डायटोमिक गैस में अगर रिजिड रोटेटर नहीं है तो गैमा की वैल्यू बन जाती है 9/7. तो लेट्स नाउ स्टडी द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ पॉलीएटॉमिक गैसेस, ऐसे गैसेस जिसमें 2 से ज्यादा एटम्स हैं. अब इस केस में 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो पॉसिबल हैं ही, इसके अलावा देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एज वेल. तो हम ये मान के चलते हैं कि इसके F वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. यहां आपको ये याद रखना चाहिए कि इवन दो एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, हर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 एनर्जी टर्म्स को कंट्रीब्यूट करता है. तो एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की कंट्रीब्यूशन टू एनर्जी हाफ केबीटी नहीं, 2 इंटू हाफ केबीटी होती है. एक पोटेंशियल एनर्जी का टर्म और एक काइनेटिक एनर्जी का टर्म जो हमने शुरुआत में देखा था. सो नाउ इसका एनर्जी इक्वेशन इक्विपार्टीशन लॉ से बन जाता है 3/2 kBT, half kBT for every translational degree, 3/2 kBT, half for every rotational, and then F/2 into 2 kBT, क्योंकि यहाँ पे हर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 एनर्जी टर्म्स कंट्रीब्यूट करता है. सो इसको सिंप्लीफाई करके ये टर्म्स बन जाते हैं 3/2 R by NAT plus 3/2 R by NAT plus F into R by NAT whole times Na. तो ये सिंप्लीफाई करके बन जाता है 3 plus F into RT. और क्योंकि U 3 plus F into RT है, CV बन जाएगा 3 plus F into R एंड CP बन जाएगा CV plus R which is 4 plus F into R. तो CP और CV का जो रेशियो है गैमा, that will basically become 4 plus F times R divided by 3 plus F times R which is nothing but 4 plus F by 3 plus F. तो चलिए अब हम देखते हैं कि सॉलिड्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम कैसे निकालें. तो अगर एक मोल ऑफ सॉलिड है जिसमें Na एटम्स हैं, हर एटम अपने मीन पोजीशन के अलोंग ऑसिलेट कर सकता है लाइक दिस. और ये ऑसिलेशन तीनों डायरेक्शन में हो सकता है, एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है. तो एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन बेसिकली है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो इसका मतलब है जो टोटल एनर्जी है 3 डायमेंशंस में विल बिकम 3 डायरेक्शंस एक्स वाई जेड टाइम्स 2 टर्म्स विच इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और हर टर्म प्लस डायरेक्शन के कॉम्बिनेशन के लिए हाफ केबीटी का कंट्रीब्यूशन होगा. सो दिस वुड बी 3 into 2 into half kBT, जिसका मतलब फॉर सॉलिड U वुड बी 3 times kBT फॉर 1 एटम. तो 1 मोल ऑफ सॉलिड के लिए U हो जाएगा 3 RT, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर लगाएं और हम C निकालने जाएं तो C बन जाएगा 3R. सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स is roughly equal to 3R in this case. अब पानी की स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए हम पानी को सॉलिड मानेंगे. So this is an assumption that we are taking. It's not necessarily true. अब वाटर मॉलिक्यूल में 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन.
हेंस हर एटम की वजह से 3 केबीटी का कंट्रीब्यूशन आता है, हमने थोड़ी देर पहले देखा था सॉलिड्स में। तो 3 एटम्स विच इज 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन में 3 टाइम्स 3 केबीटी का कंट्रीब्यूशन आएगा, और एक मोल के लिए वो मल्टीप्लाई बाय Na हो जाएगा, हेंस U इज 9 Kb into NaT। तो U turns out to be equal to 9 R by NaT into Na which is 9 RT। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट अगर हमें निकालनी है सॉलिड्स की तरह ही अगर हम करें, C बन जाता है 9R। तो इस प्रॉब्लम में 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस को मिक्स किया जाता है विद 1 मोल ऑफ अ आइडियल डायटोमिक गैस। आपको यह पूछा गया है कि इस मिक्सचर का कांस्टेंट वॉल्यूम पर मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगा। आपको बताया गया R is 2 units। इज द आंसर A 22, B 4, C 8 या D 12। हम जानते हैं कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए CV 3/2R होता है, डायटोमिक के लिए CV 5/2R होता है। मिक्सचर के लिए जो एवरेज होगा दैट वुड बी द अरिथमेटिक मीन, क्योंकि दोनों का मोल का नंबर सेम है, तो वी कैन सिंपली टेक द एवरेज 3/2R प्लस 5/2R अपॉन 2। सो एवरेज ऑफ बोथ CV वुड बी बेसिकली 2R, और R की वैल्यू क्योंकि 2 दी गई है, दैट बेसिकली मीन्स इस मिक्सचर के लिए CV की वैल्यू 4 यूनिट्स होगी, विच मीन्स द आंसर इज B। Now let's come to the last definition, which is that of a mean free path। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है वो हमेशा ये मान के चलता है कि गैसेस मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली कोलाइड करते रहते हैं और कांस्टेंट स्पीड्स पे चलते हैं एंड इन स्ट्रेट लाइंस बिटवीन टू कोलिजन्स। हेंस इसकी वजह से अगर कोलिजन होता रहे और वो स्ट्रेट लाइन पे चलते रहे, इसका मतलब मॉलिक्यूल एक जिगजैग पाथ फॉलो करता रहेगा। हर ऐसे जिगजैग पाथ को हम फ्री पाथ बुलाते हैं जो भी दो कोलिजन के बीच में लाई करता है। So this is what basically happens। आप किसी एक मॉलिक्यूल, इफ यू फोकस ऑन एनी वन मॉलिक्यूल, आप देख सकते हैं कि वो एक zigzag पाथ फॉलो कर रहा है। So this is what basically happens। वो किसी से टकराएगा, किसी दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, और ऐसे बहुत सारे कोलिजन्स के बाद वो zigzag पाथ एग्जिबिट करेगा, एंड दैट पाथ इज बेसिकली नोन एज अ फ्री पाथ। ये जो दो कोलिजन्स के बीच का पाथ है। सो मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मल डेफिनेशन है, that is the average of the distance traveled by the molecule between all the collisions। So मान लो मॉलिक्यूल बहुत सारे कोलिजन करता है, हर कोलिजन के बीच में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करता है, इन सारे डिस्टेंसेस का एवरेज कहलाता है मीन फ्री पाथ। तो अगर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस को हम स्फीयर माने जिनकी डायमीटर d है, एक मॉलिक्यूल अगर एवरेज स्पीड v से जा रहा है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम n है, तो मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन L इज नथिंग बट 1/√2 पाई एंड डी स्क्वायर। जिसका मतलब यह है कि गैस अगर डेंस होगा या मॉलिक्यूल्स लार्ज इन साइज होंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएगा, जो इंट्यूटिवली करेक्ट है। अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे एक गिवन वॉल्यूम में तो हम ज्यादा कोलिजन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं।